हेलो फ्रेंड, मैं पवन। स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल मास्टर ऑफ रेडियोलॉजी विद पवन भाटी में। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने बात की थी जो हमारे इम्पोर्टेंट यूनिट्स हैं उनके बारे में। आज इस वीडियो में हम लेकर आए आप रेडिएशन फिजिक्स का सेकंड चैप्टर, एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर। इस वीडियो में हम एटम के बारे में कंप्लीटली जानकारी प्राप्त करेंगे, क्योंकि ये वीडियो डीआरटी फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि डीआरटी सेकेंड ईयर के अंदर इसके क्वेश्चन भी आते हैं, फर्स्ट ईयर के अंदर भी क्वेश्चन आते हैं पेपर के अंदर, और वाइवा में सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला चैप्टर है ये। तो अच्छे से पढ़ना। तो देखते हैं। सबसे पहले एटम की बात करने से पहले मैं कुछ थोड़ा सा अच्छे से बेसिक से बताना चाहता हूँ। देखो, मैटर होता है ना, मैटर। मैटर यानी पदार्थ। पदार्थ क्या होता है? पदार्थ कोई भी, जैसे ये पेन है, ये पेन एक क्या है? पदार्थ है। जैसे बुक होती है, वो बुक क्या है? पदार्थ है। कोई भी चीज देख लो जिसका जो क्या है, स्पेस घेरती है, और जिसका क्या होता है? मास होता है, वो क्या होते हैं? पदार्थ होते हैं। जिसका क्या द्रव्यमान हो और जो जगह घेरती हो, उसे हम क्या बोलते हैं? पदार्थ बोलते हैं। तो पदार्थ किस चीज, किन किन से मिलकर बनते हैं? पदार्थ बनते हैं अपने मैटर किससे मिलकर बनता है? मैटर मॉलिक्यूल से बनकर मिलता है, अणुओं से। पदार्थ किन से मिलकर बनता है? पदार्थ अणुओं से मिलकर बनता है। और अणु किन से मिलकर बनते हैं? अणु मिलकर बनते हैं एटम से। बहुत सारे परमाणु मिलकर क्या बनाते हैं? अणु। तो हमारे चैप्टर का नाम क्या है? परमाणविक संरचना या एटॉमिक स्ट्रक्चर। ठीक है, आप सभी को समझ में आ गया कि एटम क्या होते हैं, मैटर किन से मिलकर बनते हैं? मॉलिक्यूल से। और मॉलिक्यूल किन से मिलकर बनता है? एटम से। तो पदार्थ का या फिर मॉलिक्यूल का सबसे छोटा पार्ट क्या कहलाता है? एटम कहलाता है। ठीक है, अब हमें ये तो पता चल गया कि एटम क्या होता है। पदार्थ का सबसे वह भाग जो आगे फर्दर डिवाइड जिसका ना हो, उसे क्या बोलते हैं? एटम बोलते हैं। और एटम किस में भाग लेते हैं? ये केमिकल रिएक्शन में भाग लेते हैं। केमिकल रिएक्शन में कौन भाग लेते हैं? एटम्स। ठीक है, तो एटम के बारे में हम शुरू से देखते हैं। तो सबसे पहले 1803 की हम बात करते हैं। 1803 के अंदर एक वैज्ञानिक हुआ करते थे, सर डॉल्टन। सर डॉल्टन, जिन्होंने क्या किया? प्रेक्षण किया, और उन्होंने क्या पाया कि पदार्थ क्या होता है? जो एटम, सॉरी, एटम क्या होता है? एक एटम एक ठोस गोला होता है। सर डॉल्टन ने 1803 में एक एक मतलब वैज्ञानिक प्रेक्षण किया, जिसमें क्या पाया कि एटम क्या होता है? एक ठोस गोला होता है, सॉलिड स्फीयर। मतलब सबसे पहले किसने खोज की थी? डॉल्टन साहब ने खोज की थी एटम की। कब? 1803 में। और उन्होंने क्या बताया कि एटम क्या होता है? एक सॉलिड स्फीयर होता है, ठोस गोला होता है। ठीक है, और ये क्या होता है? ये उन्होंने बताया कि ये क्या है?
अविभाज्य, मतलब इसको फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता, अविभाज्य या फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता। नॉट फर्दर डिवाइड, मतलब इसको आगे तोड़ा नहीं जा सकता, अभाज्य होता है। ठीक है। और उन्होंने क्या बताया कि जैसे ये कोई पदार्थ है, ठीक है, जैसे दो पदार्थ सेम है, तो उन्होंने क्या बताया कि सेम सेम पदार्थ में क्या होते हैं, सेम सेम एटम होते हैं, सेम एलिमेंट सेम एटम। मतलब सर डाल्टन ने 1803 में एटम की खोज की थी। उन्होंने क्या बताया कि सॉलिड स्फीयर होता है, ठोस गोला होता है एटम, और इसको आगे फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता। और जो सेम सेम अगर दो पदार्थ सेम है तो उनमें जो एटम है सारे के सारे वो क्या होते हैं, सेम होते हैं, ऐसा उन्होंने बताया था। ठीक है। उन्होंने क्या नहीं बताया, उन्होंने एटम की स्ट्रक्चर नहीं बताई, उन्होंने एटम का आइडिया दिया था, सिर्फ एटम के बारे में बताया था कि इस प्रकार का एटम होता है, सॉलिड होता है या फिर फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता। ठीक है। उन्होंने क्या नहीं दिया, हमें स्ट्रक्चर नहीं दी, स्ट्रक्चर नहीं दी, सिर्फ क्या बताया, आइडिया दिया था एटम के बारे में। ठीक है। फिर 1893 में एटम की खोज हो गई। फिर बहुत सालों तक परीक्षण हुए, एटम के बारे में पता लगाया गया। फिर 1904 में जे थॉमसन नाम के एक वैज्ञानिक हुआ करते थे, जे थॉमसन, 1904 में उन्होंने उन्होंने खोज की थी। उन्होंने एक परीक्षण किया जिस परीक्षण का नाम है प्लम पुडिंग मॉडल। उन्होंने एक मॉडल दिया जिसका नाम था प्लम पुडिंग मॉडल। इस प्लम पुडिंग मॉडल, प्लम किसे कहते हैं, तरबूज को बोलते हैं। उन्होंने क्या बताया था कि एटम क्या होता है, एक तरबूज के आकार का होता है। ठीक है। और तरबूज के अंदर जो हम जो खाते हैं लाल वाली गिरी, उसे उन्होंने क्या बताया था कि वो क्या है, पॉजिटिव हिस्सा है सारा का सारा। उन्होंने क्या बता दिया, जो लाल वाला हिस्सा होता है उन्होंने क्या बताया, ये पॉजिटिव चार्ज है। और जो बीज होते हैं तरबूज के अंदर, उन्होंने बीज को क्या बता दिया कि बीज क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है। उन्होंने क्या किया कि एक एटम के बारे में क्या बताया कि एटम एक तरबूज के जिस तरबूज के आकार का होता है। ठीक है। उनमें जो लाल हिस्सा होता है वो पॉजिटिव चार्ज होता है, और उस पॉजिटिव चार्ज में इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, धसे होते हैं। जैसे बीज होते हैं धसे हुए तरबूज में, वैसे इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, धसे हुए होते हैं। तो आप मुझे ये बताओ कि इतना सारा पॉजिटिव चार्ज होता है, उसमें इलेक्ट्रॉन ऐसे धसे रह सकते हैं क्या, नहीं रह सकते ना। तो उन्होंने सिर्फ क्या किया, इस टाइम उन्होंने क्या कर दी, इलेक्ट्रॉन की खोज हो गई। इलेक्ट्रॉन की खोज कर दी कि एटम के अंदर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन भी होते हैं। ठीक है। और ये एक क्या है, पॉजिटिव स्फीयर है। मतलब जे थॉमसन ने भी क्या बताया कि एटम क्या होता है, एक तरबूज के आकार का होता है जिसमें पॉजिटिव चार्ज, जो रेड वाला हिस्सा होता है वो पॉजिटिव चार्ज होता है, और जो बीज होते हैं वो इलेक्ट्रॉन होते हैं। उन्होंने भी अच्छे से इसका
मतलब एक्सप्लेन नहीं किया। ठीक है, उनसे क्रॉस क्वेश्चन किया गया कि क्या इतने सारे पॉजिटिव चार्ज में इलेक्ट्रॉन ऐसे कैसे रह सकते हैं, तो उनके पास इसका कोई जवाब नहीं था। फिर क्या हुआ, फिर बहुत सारे मतलब बहुत सारे सालों तक क्या हुए, परीक्षण हुए। फिर एक वैज्ञानिक थे अपने रदरफोर्ड, फिर आए थे रदरफोर्ड। 1911 में क्या, 1911 में रदरफोर्ड ने एक परीक्षण किया। रदरफोर्ड साहब ने एक क्या किया, परीक्षण किया, जिसमें उन्होंने क्या लिया, एक पन्नी ली, सोने की एक पन्नी ली, ठीक है, उस पे अल्फा कणों की बारिश की गई, अल्फा कणों की बारिश करवाई। गोल्ड पन्नी ली और अल्फा कणों की इस पे बौछार करवाई। तो उन्होंने क्या क्या पाया कि अधिकांश अल्फा कण एटम के अंदर से, उस पन्नी के अंदर से सीधे निकल जाते हैं। ठीक है, कुछ कण तो सीधे निकल गए। ठीक है, कुछ रैंडम बहुत बहुत ही कम मात्रा में क्या हुआ कि कण टकराए अल्फा कण और वापस उसी दिशा में आ गए। ठीक है, और कुछ कण क्या हुए, यहाँ पे पन्नी से टकराकर उनकी दिशा चेंज हो गई। तो उन्होंने क्या पाया कि जो बीच में जो कण टकराकर वापस रिफ्लेक्शन हो रहा है जिन कणों का, तो उन्होंने क्या बताया कि वहां पे क्या है, एटम का सेंटर होता है। मतलब उनको क्या, उन्होंने किसकी खोज कर दी, उन्होंने न्यूक्लियस की खोज कर दी। न्यूक्लियस की खोज कर दी। और जो सीधे निकल गए पार करके पन्नी को, उसमें उन्होंने क्या बताया, निष्कर्ष क्या दिया कि एटम होता है ना, एटम के अंदर क्या होता है, अधिकांश भाग खोखला होता है। ठीक है, जो पार करके निकल गए उसका निष्कर्ष क्या हो गया कि अधिकांश भाग खोखला होता है। और जिनकी दिशा में चेंजेस आ गया, जिनकी डायरेक्शन चेंज आ गई, तो फिर उन्होंने क्या बताया कि इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस होता है उसके चारों तरफ चक्कर लगाते हैं या फिर चारों तरफ होते हैं, जिनसे क्या अल्फा कण टकरा कर अपनी दिशा में चेंज हो गया अल्फा कणों की। ठीक है, उन्होंने तीन निष्कर्ष दिए। पहला क्या दिया कि सेंटर में क्या होता है, सेंटर में होता है न्यूक्लियस। दूसरा निष्कर्ष क्या दिया कि एटम क्या होता है, एटम का अधिकांश भाग क्या होता है, खोखला होता है। और तीसरा निष्कर्ष क्या दिया कि जो अल्फा कण टकराकर जिनकी दिशा चेंज हो गई, वो किससे टकराए थे, इलेक्ट्रॉन से। ठीक है, उन्होंने भी अच्छे से मतलब इनकी एटम की वो क्या नहीं दी, स्ट्रक्चर, कंप्लीटली स्ट्रक्चर नहीं दे पाए। ठीक है, आगे देखते हैं। अभी तक हमने क्या देख लिया कि कोई एटम होता है, ठीक है, उसमें इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, ठीक है, उसमें पॉजिट्रॉन भी होते हैं, उसमें न्यूट्रॉन भी होते हैं। एटम के अंदर इतनी सारी चीजें होती है, यह तो हमने देख लिया, लेकिन अभी तक हमने यह नहीं देखा कि एटम की स्ट्रक्चर क्या होती है। ठीक है, तो सन 1913 में नील्स बोहर नाम के एक वैज्ञानिक हुआ करते थे, बोहर साहब। इन्होंने क्या बताया, इन्होंने इन्होंने बताया कि जो एटम होते हैं ना, उनके न्यूक्लियस के अंदर तो क्या पाए जाते हैं, पॉजिट्रॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, और एक फिक्स सेल के अंदर, बाहर की तरफ फिक्स सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। ठीक है, इनकी एक एनर्जी लेवल होता है, जो रदरफोर्ड ने बताया था ना कि भाई
सेंटर में क्या होता है, न्यूक्लियस है, और बाहर की तरफ क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन। लेकिन ये क्या नहीं बता पाए थे कि इनसे क्रॉस क्वेश्चन किया गया कि इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियस तो होता है उसमें पॉजिट्रॉन होता है, ठीक है, तो ये पॉजिट्रॉन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ आकर्षित क्यों नहीं करता, ये इलेक्ट्रॉन इसके अंदर क्यों नहीं गिर जाते। तो रदरफोर्ड के पास इसका कोई जवाब नहीं था। फिर आए थे नील्स बोर, उन्होंने बताया था कि न्यूक्लियस के अंदर पॉजिट्रॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन एक फिक्स्ड शेल के अंदर चक्कर लगाते हैं। उनका एनर्जी लेवल होता है ना, एनर्जी लेवल क्या होता है, फिक्स होता है, फिक्स्ड एनर्जी लेवल, जिसके कारण क्या होते हैं, ये न्यूक्लियस के अंदर नहीं गिरते। जैसे देखो मैं बताऊं, इलेक्ट्रॉन जैसे दूसरी शेल है। अब मैं आपको एक छोटी सी चीज और बता देता हूँ कि जो जो जितनी ज्यादा पास में शेल है उसमें जो इलेक्ट्रॉन है उसकी एनर्जी कम होती है, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या होती है, कम होती है। लेकिन सेल की एनर्जी लेवल क्या होता है, ज्यादा होता है। जिससे अगर आपको पास वाले इलेक्ट्रॉन को उस एटम से निकालना है तो बहुत सारी एनर्जी देनी पड़ेगी। और जो बाहर का जो होता है बाइंडिंग एनर्जी, जिसकी बाहर की जो सेल होती है ना, उसका एनर्जी लेवल क्या होता है, सेल का एनर्जी लेवल क्या होता है, कम होता है, और इलेक्ट्रॉन का एनर्जी क्या होता है, ज्यादा होता है। जिससे क्या होता है, बाहर वाले सेल के जो इलेक्ट्रॉन है उनको बाहर निकालने के लिए हमें ज्यादा एनर्जी की आवश्यकता नहीं पड़ती, ठीक है। अब जाके हमें क्या मिल गई, इलेक्ट्रॉन की पूर्ण स्ट्रक्चर मिल गई, ठीक है। नील्स बोर ने एक चीज और बताई थी कि जो बाहर की सेल का इलेक्ट्रॉन है वो अंदर की सेल में जंप कर सकता है, और जो अंदर की सेल का इलेक्ट्रॉन है वो बाहर की सेल में जंप कर सकता है। अगर बाहर वाली सेल वाले इलेक्ट्रॉन को अंदर की सेल में जंप करना है तो उसको एनर्जी एब्जॉर्ब करना होगा, और जो अंदर वाली सेल का जो इलेक्ट्रॉन है उसको अगर बाहर की सेल में जंप करना है तो उसको एनर्जी उत्सर्जित करनी होगी, ठीक है। तो ये आपस में सेल में चेंज कर सकते हैं। अब हमें क्या मिल गई, एटम की पूर्णतः स्ट्रक्चर मिल गई। ये एक एटम है, ठीक है, इसकी न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, पॉजिट्रॉन न्यूट्रॉन होता है, ठीक है। पॉजिट्रॉन को आप प्रोटॉन भी बोल सकते हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, और बाहर की सेल में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, ठीक है। अब हम एटॉमिक स्ट्रक्चर पर आते हैं वापस। एटॉमिक स्ट्रक्चर में हम क्या क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले हम किसके बारे में पढ़ेंगे, एटम के बारे में पढ़ लेंगे। उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, प्रोटॉन के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, न्यूट्रॉन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। डीआरटी फर्स्ट ईयर के अंदर वैसे तो 5 नंबर का क्वेश्चन आता है पेपर के अंदर, और सेकंड ईयर में भी 5-5 नंबर के आते हैं, लेकिन इन सबको पढ़ना बहुत जरूरी है क्योंकि ये वाइवा में बहुत ज्यादा ये इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला टॉपिक यही है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। इस वीडियो में हम आगे और भी चीजें पढ़ेंगे, जैसे एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर हो गया, एटॉमिक मास हो गया, इतनी सारी चीजें हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब हम नोट्स बनाते हैं एक एक करके। अभी तक हमने देख लिया कि एटम का मतलब आविष्कार कैसे हुआ था, हमने सब देख लिया अच्छे से बेसिक से। अब हम नोट्स के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले एटम की डेफिनेशन देखते हैं। तो एटम क्या होता है, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट्स इज एन एटम, कि कोई भी एलिमेंट होता है उसका सबसे छोटा जो पार्टिकल होता है उसे क्या बोलते हैं हम,
एटम बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद देखते हैं इट्स डायमीटर इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻⁻10 मीटर। मतलब एटम का जो डायमीटर होता है वो कितना होता है, 10⁻⁻10 मीटर, ठीक है। उसके बाद एवरी एटम पोजेसेस ए सेंट्रल कोर कॉल्ड ए न्यूक्लियस। मतलब क्या हो गया कि सभी एटम होते हैं उनका क्या होता है, एक सेंटर होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस बोलते हैं। उस सेंटर को हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस बोलते हैं। और अगली लाइन क्या है, द डायमीटर ऑफ न्यूक्लियस इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻⁻15 मीटर। मतलब जो ये न्यूक्लियस होता है उसका डायमीटर कितना होता है, 10⁻⁻15 मीटर, ठीक है। उसके बाद देखते हैं द न्यूक्लियस कंसिस्ट ऑफ टू पार्टिकल। मतलब क्या होता है, जो न्यूक्लियस होता है वो दो पार्टिकल से मिलकर बनता है। एक तो क्या होता है प्रोटॉन और एक क्या होता है अपना न्यूट्रॉन, ठीक है। अब हम देखते हैं आगे प्रोटॉन के बारे में। अब देखते हैं हम प्रोटॉन के बारे में। प्रोटॉन क्या होता है, द प्रोटॉन्स आर पॉजिटिवली चार्ज। प्रोटॉन पे हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। उसके बाद क्या है, द मास ऑफ ए प्रोटॉन इज अप्रोक्सीमेटली 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। ये इसका क्या है, प्रोटॉन का मास है, ठीक है। आगे क्या है, द प्रोटॉन वाज डिस्कवर्ड बाय रदरफोर्ड। इनका पूरा नाम क्या है, अर्नेस्ट रदरफोर्ड। कब आविष्कार किया गया था, 1917 में। प्रोटॉन का आविष्कार आविष्कार कब हुआ, 1917 में। और किन्होंने किया, रदरफोर्ड ने, ठीक है। उसके बाद आता है आपका न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन क्या होता है, न्यूट्रॉन वाज डिस्कवर्ड बाय जेम्स चैडविक। जेम्स चैडविक कब किया गया था, 1932 में। मतलब न्यूट्रॉन की खोज कब हुई थी, 1932 में। और किन्होंने की थी, जेम्स चैडविक ने, ठीक है। आगे की लाइन क्या है, दे हैव नो इलेक्ट्रिक चार्ज। न्यूट्रॉन पे कोई प्रकार का चार्ज नहीं होता। जैसे प्रोटॉन पे क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, और न्यूट्रॉन पर कोई प्रकार का चार्ज नहीं होता, ये चार्ज लेस होता है, ठीक है। और इसका मास कितना होता है, मास वही होता है जो जितना प्रोटॉन का होता है। लेकिन अब हम बात करते हैं कि अगर न्यूट्रॉन पे कोई प्रकार का चार्ज नहीं है तो ये एटम के अंदर क्या करता है, इसका एटम के अंदर क्या काम है। आपको वाई वाई के अंदर पूछ ले कि भाई प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, तो न्यूट्रॉन क्या काम आता है। न्यूट्रॉन क्या करता है कि जो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन इनके बीच जो रिपल्सन प्रतिकर्षण जो बल लगता है, ठीक है, उसके कारण अगर मान लो इलेक्ट्रॉन अगर मतलब चांस रहता है कि इलेक्ट्रॉन क्या न्यूक्लियस के अंदर ना आ जाए, ठीक है, तो उनकी स्टेबिलिटी को, मतलब एटम की स्टेबिलिटी को बनाए रखता है। तो आपको आंसर क्या देना है कि न्यूट्रॉन क्या करता है, न्यूट्रॉन एटम की स्टेबिलिटी को बनाए रखता है। देखो यही लाइन लिखी हुई है, न्यूट्रॉन हेल्प स्टेबलाइज द न्यूक्लियस बाय रिड्यूसिंग रिपल्सन बिटवीन प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये स्टेबल बनाता है, रिपल्सन जो रिपल्सन फोर्स लगता है, प्रतिकर्षण बल, उसको रिड्यूस करके स्टेबल बनाता है, ठीक है। अब हम हाँ आगे बात करते हैं इलेक्ट्रॉन के बारे में। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन के बारे में। तो इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन वाज डिस्कवर्ड बाय जे थॉमसन इन 1897। इलेक्ट्रॉन की खोज कब हुई थी, 1897 में। किन्होंने की थी, जे थॉमसन ने, ठीक है। एन इलेक्ट्रॉन इज ए सब एटॉमिक पार्टिकल।
present outside the nucleus of an atom। मतलब क्या हो गया इसका कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो कहाँ प्रेजेंट होता है, आउटसाइड ऑफ द न्यूक्लियस, मतलब नाभिक के बाहर बाहर की तरफ प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये एक क्या है, सब एटॉमिक पार्टिकल है। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, इट कैरी ए नेगेटिव इलेक्ट्रिक चार्ज, मतलब ये कैरी करता है नेगेटिव चार्ज, मतलब इस पर क्या है, नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, अब देखते हैं द मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज 9.11 इंटू 10⁻³ kg, मतलब इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो कितना होता है, 9.11 इंटू 10⁻31। ठीक है, आगे क्या है, विच इज वेरी स्मॉल कंपेयर्ड टू प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, मतलब ये क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बहुत छोटा होता है। ठीक है, फिर क्या है, इलेक्ट्रॉन मूव अराउंड द न्यूक्लियस इन सेल, मतलब इलेक्ट्रॉन मूव करता है सेल में, न्यूक्लियस के बाहर, सेल के अंदर। ठीक है, ये हमने देख लिया एटम के बारे में पूरा। ठीक है, अब हम बात करते हैं एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास के बारे में। एटॉमिक नंबर के हम बारे में बात करते हैं। तो एटॉमिक नंबर क्या होता है, देखो कोई भी जो एटम होता है ना, उसके अंदर प्रोटॉन की जो संख्या होती है ना, उसे क्या बोलते हैं हम, एटॉमिक नंबर बोलते हैं, या परमाणु क्रमांक। एटॉमिक नंबर को हिंदी में क्या बोलते हैं, परमाणु क्रमांक। ठीक है, एटम के अंदर जो भी प्रोटॉन की संख्या होती है उसे क्या बोलते हैं हम, एटॉमिक नंबर। और ये किसके इक्वल होती है, एक चीज और, ये जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं ना प्रेजेंट कोई भी एटम में, उनके भी इक्वल होती है। मतलब या तो आप इलेक्ट्रॉनों की संख्या गिन लो या फिर प्रोटॉनों की संख्या गिन लो, उन्हें हम क्या बोलते हैं, एटॉमिक नंबर। तो देखो डेफिनेशन क्या होगी, द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एटम इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस, मतलब जो प्रोटॉन की संख्या होती है एटम के अंदर उसे हम क्या बोलते हैं, एटॉमिक नंबर। उसके बाद क्या है, इट इज ऑल्सो इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द एटम, मतलब क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन के अंदर, एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन की संख्या है उनको भी हम क्या बोल सकते हैं, एटॉमिक नंबर। और एटॉमिक नंबर को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, कैपिटल जेड से। ठीक है, यह होगी एटॉमिक नंबर के बारे में बात। अब हम बात करते हैं एटॉमिक मास के बारे में। अब हम बात करते हैं एटॉमिक मास के बारे में। एटॉमिक मास को हिंदी में क्या बोलते हैं, परमाणु द्रव्यमान। ठीक है, परमाणु द्रव्यमान क्या होता है, कोई भी जैसे ये एटम होता है ना, ये एटम है, इसके अंदर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या, मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या को हम क्या बोलते हैं, परमाणु द्रव्यमान या एटॉमिक मास। इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, द मास नंबर ऑफ एन एटम इज द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन द न्यूक्लियस, मतलब न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या क्या कहलाती है, एटॉमिक मास। और इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, कैपिटल ए से। अब कोई भी जैसे मान लो कोई भी एटम है, ठीक है, इसको डिनोट करते हैं एक्स। ठीक है, तो उसका जो हम परमाणु क्रमांक दर्शाएंगे ना, वो कैपिटल जेड, और परमाणु जो भार या भार बोल दो या एटॉमिक मास में बोल दो कैसे, कैपिटल ए से। तो अगर आपको बोले कि डिनोट करो कि कोई भी परमाणु है उसको परमाणु क्रमांक और परमाणु भार, तो आपको कैसे डिनोट करना है, कैपिटल एक्स, कैपिटल जेड और कैपिटल ए। ठीक है, अब हमने पूरी कंप्लीट बात कर ली, एटॉमिक स्ट्रक्चर क्या होती है, एटम क्या होता है, एटम को कैसे, मतलब एटम का आविष्कार कैसे हुआ था। ठीक है, उसके बाद हमने इलेक्ट्रॉन के बारे में, प्रोटॉन के बारे में और न्यूट्रॉन के बारे में भी देख लिया। अब उसके बाद हमने देख लिया एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटॉमिक मास क्या होता है। ठीक है, ये हमारा चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है। धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए, और बताइएगा कि कैसा लगा हमारा वीडियो।